Hello and very warm welcome. Welcome you to Raj Malhotra IAS Academy. Today we are going to start with our new topic for Himachal Pradesh Administrative Services Prelims Examination 2021 के लिए. So जैसे कि ये सारी सीरीज इस ईयर के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए बनाई जा रही है एंड इसमें इकोनॉमी के कंपोनेंट को अभी हम कवर अप कर रहे हैं. सो ये सारे टॉपिक्स हम इस वे में कवर अप करें ताकि आप प्रीलिम्स में आने वाले किसी भी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकें. और एग्जामिनर का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है दैट इज बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी. इसे भी हम कवर अप करेंगे और क्योंकि इसे डिटेल में कवर अप करना है तो इसे दो पार्ट्स में करेंगे. आज पार्ट 1 करने वाले हैं और देख लेते हैं आज हम पार्ट 1 में क्या क्या टॉपिक कवर अप करेंगे. सबसे पहले विल टॉक अबाउट अगेन विल स्टार्ट विद द बेसिक टॉपिक्स. बेसिक चीज़ें देखेंगे कि आपके बजट से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स क्या आते हैं एंड जो बजट बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर अदरवाइज भी उसमें कुछ क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं कि कहाँ कमाई के साधन को अलग किया जाता है, खर्चे के साधन को अलग किया जाता है. और खर्चे के साधन में भी फिर ये देखते हैं कि कौन सा खर्चा कोई नई चीज़ बनाने या कोई नया एसेट क्रिएट करने में लगाया गया और कौन सा ऐसा खर्चा है जो आप अदरवाइज अवॉइड कर सकते थे या फिर वो आपको आगे चल के कोई और लाभ या कोई और वैल्यू नहीं ऐड करने वाला. तो ये सारी कैटेगराइजेशन आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या होता है कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, ये समझेंगे. और डेफिसिट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. डेफिसिट्स की जो डेफिसिट्स हैं चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, ये सारी टर्म्स होती क्या, आखिर डेफिसिट होता क्या है, ये डिस्कस करेंगे. यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. एंड देन विल डिस्कस कि इस बजट को सब कुछ प्रॉपरली मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 2003 में बजट एक एक्ट लेके आए थे दैट इज FRBM एक्ट शॉर्ट में कहते हैं इसको. तो ये इसको भी डिस्कस करेंगे, इसके प्रोविजन डिस्कस करेंगे. एंड देन विल डिस्कस कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या नई कमेटीज़ बनाई है दैट इज NK सिंह कमेटी, इसको डिस्कस करेंगे. एंड विल डिस्कस इसके साथ ये टॉपिक्स कवर अप करने के साथ साथ हम कुछ रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर अप कर लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे मेन टॉपिक है आज के लेक्चर के. तो आपको जैसे कि मैंने हमेशा बोला PPT PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. तो बी क्लियर विद ऑल द डाउट्स, क्वेरी, कंसर्न्स. अगर कुछ रह जाती हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो या फिर अदरवाइज आई विल गिव यू माय मेल ID, तो वहाँ भी देख सकते हैं. तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं इन द कैटेगराइजेशन. देखो बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट को पूरा साल अपनी इकॉनमी को चलाना है, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट, बहुत तरह के एक्सपेंडिचर करने हैं. और क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कलेक्ट करती है थ्रू टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज, तो पैसा आने के भी कई रास्ते होते हैं. अभी पैसा खर्चने के और पैसा आने के जो रास्ते हैं इन्हीं को ही मैनेज करने और इन्हीं को ही स्ट्रक्चर तरीके से बनाने का नाम है बजट. बजट का पहला उद्देश्य ये होता है कि हम ये देखें कि आने वाले समय में हमारे क्या खर्चे होंगे, हमारी आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसे इस कमाई को यूज़ करके हम खर्चे पूरे करेंगे. सो ये पूरा बजट का बेसिक आइडिया होता है. हम फैमिली में भी करते हैं, हमारी हर एक फैमिली में बजटिंग की जाती है कि आने वाले इस महीने में हमारे पास क्या क्या खर्चे हैं, इसे पूरा करने के लिए हमारे पास कहाँ से कमाई आ रही है. तो कमाई को हम एक तरफ लिख लें और खर्चे को एक तरफ लिख लें, वही आपकी कैटेगराइजेशन है. और यह ऐसे ही गवर्नमेंट्स भी करती हैं. तो गवर्नमेंट आपको मेनली जो स्ट्रक्चर रहता है आपके बजट्स में वो किस तरह में स्ट्रक्चर किया जाता है. तो गवर्नमेंट का बजट जो है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट वो चीज़ें जहाँ से आपके पास पैसा आता हुआ दिखे या आपके पास फ्लो ऑफ मनी दिखे, जहाँ पे आपके पास फ्लो ऑफ मनी दिखे, चाहे आता हुआ या जाता हुआ, आपके पास जहाँ पे भी फ्लो ऑफ मनी दिख जाए दैट इज़ योर रेवेन्यू बजट. वन बाय वन डिटेल में करेंगे, इनकी सेग्रीगेशंस क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो बात करेंगे. अभी आपको एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूँ. देन हमारे पास कैपिटल बजट है. कैपिटल बजट में आपके पास ऐसे खर्चे और ऐसी कमाइयाँ हैं जो कि आपको दिख जाती हैं कि इससे हमने ये बनाया और ये खर्चने के लिए हमें यहाँ से पैसे जुगाड़े. जैसे कि मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री बनाई, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री नई इस्टेब्लिश की है. अब इस फैक्ट्री को बनाने के लिए कुछ पैसा खर्च होगा, इस फैक्ट्री को बनाने के लिए पैसा खर्च होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. और ऐसे ही ऑलरेडी एक फैक्ट्री बनी हुई थी, उसको गवर्नमेंट ने बेच दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड योर कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, तो एसेट और लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आज हम समझेंगे कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, बिकॉज वो बहुत हेल्प करेगा हमें ये सारी चीज़ों को समझने में. ठीक है, नेक्स्ट इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे कि अगर रेवेन्यू है, आ रहा है कि रिसिप्ट आ रही है, तो आपके पास एक टैक्स है, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है. ये सारे पार्ट हमने डिस्कस करने हैं. एंड जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, तब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
कि रेवेन्यू किस तरह से आता है गवर्नमेंट के पास, किस तरह के और सोर्सेज हैं, जैसे जीएसटी वगैरह का पूरा टैक्सेशन सिस्टम हम कल समझेंगे। सो ओवरऑल डिवीजन क्या है आपकी, रेवेन्यू बजट और आपका कैपिटल बजट। तो ये दो तरह के बजट हमारे पास है, इन्हीं को वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। एंड इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ रिगार्डिंग द पार्ट दैट इज योर एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी, सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। एसेट क्या होता है, कोई भी वो चीज़ जहाँ पर आपके पास जो कुछ वैल्यू रखती हो, जिससे आप यूज़ करके आगे किसी और पर्पज़ से उसे इस्तेमाल भी कर सके और साथ ही साथ बुरे वक्त में आपको काम आ जाए आपके खर्चे पूरे करने के लिए। ठीक है, तो एसेट क्या है, विच हैज़ सम वैल्यू एंड कैन बी यूज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है आपका एसेट। जैसे बेटों के या बेटियों के कॉन्टेक्स्ट में फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि आप तो लायबिलिटी बन के बैठे हो हमारे ऊपर, आप कुछ कमा नहीं रहे। तो आपके पास जब यू डू नॉट हैव एनी वैल्यू एडिशन और किसी तरह की वैल्यू आप ऐड नहीं कर रहे, तो आप एसेट नहीं रहते। लेकिन जब तक आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं या वैल्यू ऐड करने की आगे पॉसिबिलिटी है, तो हम उसे एसेट में रखते हैं, अदरवाइज हम इसको लायबिलिटी में रखते हैं, अदरवाइज हम इसको लायबिलिटी का पार्ट मानते हैं। दैट इज अ डिफरेंस हियर। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आइए डिस्कस करते हैं लायबिलिटी क्या होता है देन। अब लायबिलिटी वो कुछ भी है जैसे कि जिसकी वजह से आपके पास कोई ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी है कि आपको कोई उधार चुकाना है या फिर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपने चुकाना है। तो आपको वैल्यू तो नहीं दे रहा है ये चीज़, लेकिन आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ साथ आपके जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि लोन, जैसे कि आपने कहीं से लोन ले रखा है, तो ये क्या है, लायबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको वापस चुकाना, लोन आपका इसमें एक लायबिलिटी आ जाता है। ऐसी किसी भी तरह की और जो आपको लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में विच यू नीड टू पे ऑफ, जिसको आपको पे ऑफ करने की ज़रूरत हो। अब ये बस इतना ही क्लैरिटी आपको ज़रूरत है। अगर आपको ये क्लियर है तो आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मतलब आपको हम आगे देखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपके एसेट बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपके बजट जो एसेट है वो कम हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट के खर्चे हैं जहाँ पर जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाती है। जब गवर्नमेंट उस तरफ पैसा लगाती है तो लायबिलिटी कम हो जाती है। जैसे लोन लिया था, लोन चुका रहे हैं, तो जब लोन चुकाएंगे तो फिर लायबिलिटी नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज आपको पहले अगर 2 लाख रुपए 2 लाख करोड़ देना था, आपने 1 लाख करोड़ दे दिया, अब आपके पास 1 लाख करोड़ ही देने वाला बचा, तो आपने लायबिलिटी आपकी जो है वो कम हो गई, ठीक है। या फिर लायबिलिटी बढ़ भी जाती है, जब आप ये लोन लेने के बदले और नया लोन ले लें तो आपकी लायबिलिटी बढ़ भी जाती है। तो बस यही 2 चीज़ें हैं जो हमने समझनी है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आराम से सेट हो जाएंगे हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसी को अप्लाई करते हुए पहली बात हम देखते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या है? कैपिटल बजट वो खर्चे हैं या फिर वो कमाई है गवर्नमेंट की जहां से आपके पास किसी तरह का रिसिप्ट आ रहा है, जहां से आपके पास पैसा आ रहा है या फिर आपके खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में रख सकें। क्या होता है कैपिटल अकाउंट में रखने वाले खर्चे, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे हम बात करते हैं पूरे 1 साल की, पूरे एक 1 ईयर टाइम पीरियड की। सो अब इसमें हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट हमने एक बना दिया कि यहाँ पर इस कैटेगरी में खर्चे जाने वाली चीज़ों को हम इसमें रखेंगे। तो इसमें आपके पास फर्दर 2 चीज़ें आएंगी, एक कैपिटल रिसिप्ट आएगा और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हम कैटेगराइजेशन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कैपिटल रिसिप्ट ऐसी चीज़ें, ऐसे खर्चे या फिर ऐसे कमाई के साधन जिसकी वजह से आपके ऊपर क्रिएट हो रही है लायबिलिटी, ठीक है, या फिर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या फिर आपका जो ऑलरेडी एसेट बना है वो कम हो गया। ऐसे खर्चे जहां पर आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ रही हो या फिर आपके ऑलरेडी जो एसेट बने हुए हैं वो कम हो रहे हों, उनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल,
लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसका क्या एग्जांपल होगा? लोन, कि आपने लोन उठाया तो ये लोन क्या हो गया, आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हुई, ठीक है। तो ये लायबिलिटी क्रिएट हुई तो अगेन दिस इज बेसिकली क्या है आपका, ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ठीक है। लायबिलिटी क्रिएट हुई, पहली बात। दूसरी बात अब हम देखेंगे जिसकी वजह से आपके जो एसेट हो वो कम हो, मतलब आपके पास गोल्ड पड़ा था घर के अंदर, ठीक है, घर में पैसे कम पड़ रहे थे, आपके पास दो तरीके अब इस पैसे को पूरा करने के, या फिर आपके घर में पैसे आने के दो तरीके हो सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। दैट इज़ कि एक तो है कि आपके पास कहीं से आपके लोन उठा लें आप, ठीक है, लोन उठाया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ गई लेकिन पैसा तो आया, तो पैसा आया और ऐसा पैसा जिसने लायबिलिटी क्रिएट कर दी वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट में आता है। और इसी तरह से वो पैसा जो आने का सोर्स आपको कुछ ना कुछ आपको गंवाना पड़ रहा है किसी ना एसेट की फॉर्म में, कि घर में सोना रखा था, सोना आपने बेच दिया, तो सोना बेचोगे तो आपके एसेट कम हुए, तो एसेट कम हो या फिर लायबिलिटी बढ़ जाए, इन दोनों सिचुएशन में से आने वाले पैसे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो अगर मैं इसको इसमें में लिखूं कि आपका ए एसेट जो है वो कम हो गया है एंड एल लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, अगर ऐसा सिचुएशन है सो आपका ये कैपिटल रिसिप्ट है। मैं आपको एक को समझा रहा हूँ बिकॉज ये समझने के बाद एग्जाम में आपको कोई भी सिचुएशन दे दे आप इजीली हैंडल कर सकते हो। जैसे एग्जाम में ऑप्शन देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर या इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, और नीचे आपको एग्जांपल दे देंगे बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोविंग फ्रॉम पब्लिक, बोरोविंग फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक एंड ऐसी सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जांपल दे देंगे। तो जब सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट होगा तो ऑफकोर्स आप कोई कैपिटल है गवर्नमेंट का, कोई ऐसी चीज़ की वैल्यू थी उसे आपने बेच दिया है, तो उसके एवज में आपके पास पैसा आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर ऐसी कोई चीज़ जो बेची गई है और एसेट कम हुआ है उसकी वजह से, तो आपका वो क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो बस ये चीज़ याद रखिएगा कि ए या तो डाउन जा रहा हो और एल जो है आपका ऊपर जा रहा हो, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, लोगों से परचेज कर ले विद इन द कंट्री। कैसे लोगों से कैसे परचेज किया जाता है, लोगों को एक बॉन्ड पेपर दे दिया जाता है कि ये गवर्नमेंट का बॉन्ड पेपर है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू कर दिए जाते हैं कि आपको 5 साल 10 साल का सर्टिफिकेट दे दिया। अब वो क्या एक पीस ऑफ पेपर है जो एक इंडिविजुअल को दे दिया गया, उसके बदले उससे 5 लाख 10 रुपये जितने 10 लाख जितने का भी सर्टिफिकेट था वो वैल्यू उससे ले लिए। तो ये एक तरह से लोगों से पैसा उठाने का तरीका है कि आपने आम लोगों से पैसा उठाया। सो दिस इज़ योर, इसमें एग्जांपल आ जाते हैं बॉन्ड सिक्योरिटीज़ का एग्जांपल आ जाएगा। देन ऐसे ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आप पेंशन में जो पैसा जमा कराते हो क्योंकि वो तो आपको रिटायरमेंट पे मिल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास अभी पैसा पहुँच गया और वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी, ये सारी लायबिलिटी है। बॉन्ड और सिक्योरिटी अगर लोगों को आप बेच रहे हो तो आप ये भी तो बोल रहे हो कि 10 साल के बाद आके हमसे आप इसको कैश करवा लेना, और कैश करवाओगे तो जितनी भी वैल्यू है वो और इंटरेस्ट भी आपको हम दे देंगे। तो क्या हुआ, आपकी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई, ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी इसमें। ऐसी और देखते हैं, बोरोविंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ भी आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। देन ऐसी लोन एंड एड रिसीट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो एंड अदरवाइज, तो यहाँ पर भी लोन उठाओगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। दैट इज हेयर। नाउ रिकवरी ऑफ लोन ग्रांटेड टू स्टेट एंड अदर बॉडीज। अब इसमें क्या है कि जब आप लोन आपने दिया है किसी को, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है और वो लोन आप वापस से रिकवर करते हो तो आपको के एसेट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती है। कैसे, देखो, एक तो है कि लोन आपने लिया, अगर आपने लोन लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे चुकाने की, तो वो आपकी लायबिलिटी बन गई। लेकिन इसी जगह पर एक दूसरी बात यह है कि आपने लोन जो है वो डिसबर्स किया है टू अदर पर्सन, ठीक है, तो आप किसी और को लोन दे रहे हैं, अदरवाइज ये किसी और को टू अदर पर्सन में लिख देता हूं, टू अदर। तो अगर किसी और को डिसबर्स किया तो इसमें आपकी और क्या चीज़ निकल के आएगी, दैट इज कि इससे आपको कमाई आ रही है। कैसे, इंटरेस्ट के फॉर्म में कमाई आ रही है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है, ठीक है, एंड प्रिंसिपल तो आपको अल्टीमेटली आ ही जाना है, तो दैट इज द अदर पार्ट। सो ये दोनों पार्ट आपको वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या फिर आपके पास एक वैल्यू एडिशन है, एक वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि ये वैल्यू दे रहा है आपको, इस करके हम इसे एसेट में रखते हैं, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता तो वो आपकी लायबिलिटी होती, लेकिन यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होके ये क्या है
ये आपको एक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बेसिस पे पैसा आने का सोर्स है, तो ये आपका एसेट है। तो ऐसे लोन जो गवर्नमेंट ने दे रखे हो आगे ग्रांट की फॉर्म में या अदरवाइज, तो ये क्या हो रहा है, ये अल्टीमेटली आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। अब सोर्स ऑफ इनकम जो है आपकी, ये आपका एसेट था। इस एसेट से अगर आपने कोई निकाल के ये लोन को रिकवर कर लिया है, कहीं पे आपने 100 करोड़ का लोन दे रखा था, अब ये 100 करोड़ का लोन आपने रिकवर कर लिया है, तो 100 करोड़ तो आ गया ना, आपके पास इंटरेस्ट फर्दर नहीं आने वाला, ना फर्दर कोई प्रिंसिपल आने वाला है। तो ये आपका एक एसेट था, ये आपका एक एसेट था जिसको आपने बेसिकली अब कैश कर लिया है, जिसको आपने अब कैश कर लिया है। तो आपका कहाँ पर आ गया आप, कि आपका जो एसेट है उसकी अब रिडक्शन हो गई, ठीक है, वो एसेट जो है वो अब आपका कम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास यही है, दैट इज कि आपने रिकवरी कर ली है लोन की, तो अल्टीमेटली द मनी विच यू हैव वो अब आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाकी सब में इसमें तो आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी जो है इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपका एसेट जो है वो रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पे आपका एसेट जो है वो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाने वाला बात नहीं है, कोई एल और कोई ए का कोई फार्मूला नहीं है मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सिंपल आपके आम घरों की कहानी है, ठीक है। आपके घर में पैसा आने का सोर्स क्या है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द अर्निंग, जो सैलरी आ रही है उसके अलावा क्या सोर्स है, या तो आप कहीं से पैसा लोन पर उठा लें, या फिर आपके घर में रखी हुई चीज़ को आप बेचाएं, ठीक है। तो अगर कहीं से पैसा उठा रहे हैं, लायबिलिटी बना रहे हैं अपने ऊपर, या फिर कोई घर की चीज़ आप बाहर बेच आ रहे हैं, तो वहाँ से आने वाले पैसे को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेज जहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है अपार्ट फ्रॉम योर अदर सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ पे आपकी लायबिलिटी या फिर एसेट कम, लायबिलिटी बढ़ रही हो, एसेट कम हो रहे हो, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हुआ। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है। तो ऐसे कौन से खर्चे हैं जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सो ये वो खर्चे हैं जहां पर आपके पास या तो एसेट क्रिएट हो रहा हो, चाहे फिजिकल हो या फिर अदरवाइज, ठीक है, या फाइनेंशियल हो विद अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। या तो आपके पास एसेट क्रिएट हो रहा हो, या फिर आपकी जो लायबिलिटी है वो ना इंक्रीज हो रही हो, ठीक है। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए और एसेट आपका इंक्रीज होना चाहिए। ऐसे एग्जांपल कौन से होंगे, खुद से सोचिए, आपके ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं जिससे आपके एसेट बने। जैसे अगर आपने कोई घर में गोल्ड खरीद के लेके आया, ठीक है, तो गोल्ड में आप पैसा खर्चा होगा, घर का पैसा आप पैसा देकर फिर उसके बदले गोल्ड लेके आ रहे हैं। तो गोल्ड लेके आए तो मतलब अल्टीमेटली वो आपने घर में एक एसेट रखा है, आने वाले समय में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस गोल्ड को आप बेचकर इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जो आपको आगे चल के कमाई दे सकती है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, कि ऐसे खर्चे जो आगे चल के खर्चा हुआ है। कुछ खर्चे होते जिससे आपको कुछ आगे कमाई नहीं आने वाले, जैसे आपने घर पे कहीं बाहर जाके डिनर कर लिया आप लोग, आपकी फैमिली ने, ठीक है, तो वो खर्चा कैसा है, उस खर्चे से आगे कोई कमाई नहीं आने वाली। लेकिन अगर इसी के बदले आपने वो डिनर का पैसा जो है, डिनर ना करके वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में लग दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, वहाँ से अब आपको इंटरेस्ट आने वाला है, तो आपको कमाई का साधन बनेगा, मतलब एसेट क्रिएट हुआ। तो ऐसी चीज़ें जिससे आपका एसेट क्रिएट हो जाए, एसेट क्रिएट या फिर इंक्रीज हो जाए, उनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार लाइन रीड कर देता हूँ, एनी प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर विच एंकर्स फॉर क्रिएटिंग एसेट फिजिकल और फाइनेंशियल विद अ लॉन्ग लाइफ इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर ऑफ लैंड, मशीन, इक्विपमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड अदरवाइज, ये आपके सारे किस में आ गए, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब पहली बात, जो कैपिटल है, ये कैसा एक्सपेंडिचर है, जहाँ पे आपका एसेट क्रिएट हो रहा हो, और एसेट सिर्फ फिजिकल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फैक्ट्री लगा रही है, वो भी एक चीज़ है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर रोड नेटवर्क बना रहे हैं, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो रोड नेटवर्क क्रिएट कर रही है, तो उससे क्या होगा, टोल प्लाजा बनेंगे, तो वहाँ से कमाई आएगी गवर्नमेंट को। हॉस्पिटल बनेंगे तो वहाँ से भी कमाई आ सकती है, एंड ऐसे ही बड़े अदर सोर्सेज। तो वो तो एसेट क्रिएट होगा आगे के लिए, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। लेकिन इसके अलावा, फिजिकल के अलावा आपके पास फाइनेंशियल भी है। जैसे आप इस पैसे को किसी और को लोन देने के लिए यूज़ कर लें, तो वहाँ पर भी आपका एसेट इंक्रीज होगा, बिकॉज किसी और को लोन दे रहे, तो अगेन आपके पास इंटरेस्ट आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, प्रिंसिपल तो आएगा ही आएगा। तो ये भी आपके पास एक
रेवेन्यू सोर्स हो गया। तो ऐसे जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, लोन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर, एंटायर लोन अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट, एंटायर लोन अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये क्या है कि या तो हमारे पास अब एसेट बढ़ जाए या फिर लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए, या फिर लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए। तो गवर्नमेंट ने मान लेते हैं कि लोन लिया 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का लोन लिया है, गवर्नमेंट ने बोरो किया है फ्रॉम द मार्केट 1000 करोड़ रुपए। अब मैं बोलता हूं कि इस पे जो इंटरेस्ट है वो लगकर ये हो गया 110 करोड़। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसका प्रिंसिपल दे सकें, लेकिन क्योंकि हम अपनी अकाउंट बुक को अच्छा रखना चाहते हैं तो वर्ल्ड बैंक IMF से पैसा उठाया। तो आप गवर्नमेंट चाहती है कि हम पेमेंट करते रहें कुछ ना कुछ, अदरवाइज आगे लोन नहीं मिलेगा। सो उन्होंने बोला आप हमसे सिर्फ इंटरेस्ट ले लो, आप हमसे सिर्फ इंटरेस्ट ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो कमाई हो रही है, आप 10 करोड़ का इंटरेस्ट दे दो। एक आपका जो 100 करोड़ का लोन था वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ, ठीक है, वो वहीं का वहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो और प्रिंसिपल वहीं का वहीं है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी लायबिलिटी तो कम नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी जो है वो कम नहीं हो रही है, और ना ही कोई एसेट क्रिएट हुआ। आपका 10 करोड़ भी चला गया, कोई एसेट भी क्रिएट नहीं हुआ और लायबिलिटी भी कम नहीं हुई। तो ऐसे खर्चे जहाँ पे आपकी लायबिलिटी, ऐसा लोन जहाँ पे आप का लायबिलिटी कम नहीं हुई और एसेट कोई क्रिएट नहीं हुआ, वो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर आपने ये 100 करोड़ का 100 करोड़ उतार दिया, अगर आपने पूरी लायबिलिटी जो है 100 करोड़ की खत्म कर दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर ली, आपने अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर ली। तो ऐसे जब आप पूरा एंटायर लोन आप पे कर दो तो आपने लायबिलिटी रिड्यूस कर दी। तो इस करके हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखते हैं, बिकॉज दिस गिव्स यू बेनिफिट कि आपकी लायबिलिटी अब इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जीरो हो गई है, ठीक है। अगर सिर्फ इंटरेस्ट देते तो आपकी लायबिलिटी उतनी की उतनी रहती, लेकिन अब आपने क्योंकि पूरा लोन दे दिया तो लायबिलिटी जीरो। सो ऐसे खर्चे जहां पर आपकी लायबिलिटी या तो कम आ जाए या फिर आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाए, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। सो इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या आते हैं, लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट बिकॉज एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एंटायर लोन पेड, एसेट आपका जो है लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ये भी हम इसमें रखेंगे। एक्सपेंडिचर टू क्रिएट एसेट लाइक रोड, रोड बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, पोर्ट बना रही है गवर्नमेंट, और क्योंकि अभी खर्चा है आगे चल के कमाई देगा, ठीक है। क्या आपने वर्ड लिखा था आगे, वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट को आगे एक वैल्यू एडिशन है आगे के सोर्सेज के लिए, आगे की रेवेन्यू जनरेशन के लिए, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपेंडिचर माना जाता है, बिकॉज आप ऐसी जगह खर्च रहे हो जहाँ पर एक तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है आगे के लिए, और दूसरी बात ये आपको हेल्प करेगा एक नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए भी, ठीक है। गवर्नमेंट कोई नया रोडवेज बना दे, कोई नया पोर्ट बना दे, तो पोर्ट से भी आपको रेवेन्यू आता है, पोर्ट्स चलाने के लिए जो आपको फीस देनी पड़ती है, वहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए फीस देनी पड़ती है, वो हो गया। मेट्रो गवर्नमेंट बनाएगी तो अभी खर्चा लगेगा, लेकिन आगे चल के गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और कई तरह के सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट बना लेती है बाय दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पे खर्च रही है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। सो देन फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, बिकॉज आप अल्टीमेटली एसेट क्रिएट करते हो, चाहे टैंक हो, चाहे सबमरीन हो, या फिर ऐसे ही और एग्जांपल, ठीक है। क्योंकि ये आपको इन एक्सपेंडिचर पे अगर यहाँ पे पैसा लगाए तो आप ये दूसरी कंट्रीज को भी बेच सकते हो, और खुद भी अगर रखते हो तो इनकी वैल्यू कुछ आपको मिलती रहेगी। तो दैट इज द पार्ट है। तो रफाल जेट जो है वो आपका, गवर्नमेंट ने रफाल जेट खरीदने के लिए जो पैसा लगाया वो कहाँ आएगा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। क्लियर होगी बात। सो जहाँ पे आपके लायबिलिटी बढ़े और एसेट कम हो जाए, वो क्या है आपका कैपिटल रिसिप्ट। जहाँ पे आपकी लायबिलिटी कम हो जाए और एसेट बढ़ जाए, वो क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ रेवेन्यू बजट पर आते हैं। रेवेन्यू बजट को भी हम ऐसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू रिसिप्ट पे भी हम सेम चीज़ लगाएंगे, लायबिलिटी एंड एसेट वाला आइडिया। अब यहाँ पर क्या है, जहाँ पर आपको दिखे ना लायबिलिटी बढ़ी और ना एसेट ही क्रिएट हुआ, और ना आपके पास एसेट ही क्रिएट हुआ, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं आ रही, लेकिन आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना, पर आपके पास पैसा आ रहा है कि ना लायबिलिटी बढ़ रही है, ना आपका एसेट जो है वो कम हुआ, लेकिन आपके पास पैसा आ रहा है,
ठीक है। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही होती है और एसेट नीचे जा रहा होता तो हमारा क्या होता, वो आपके पास होता आपका कैपिटल रिसिप्ट, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता। बट यहाँ पे ना लाइबिलिटी बढ़ रही है ना एसेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है। तो ये कैसा पैसा हुआ, ये पैसा होता है जो आप टैक्स की फॉर्म में मिलते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, नहीं देंगे तो इनकम टैक्स की रेट हो सकती है, GST की रेट हो सकती है एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आपसे उन्होंने टैक्स लिया है तो फर्दर आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपको करके दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट वेलफेयर गवर्नमेंट है तो वो इन जनरल सबके लिए करता है, लेकिन इंडिविजुअल आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप बोलो कि मैं ऑफिस से घर से ऑफिस जाता हूँ और मेरे सामने की जो रोड है, जो पुल है, वो ब्रिज टूटा हुआ है और मैंने आपको साल भर में 5 लाख रुपए का टैक्स दिया था, तो वो 5 लाख रुपए आप यहाँ यूज़ करो और ये जो ब्रिज है वो बना के दो, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट आपसे पैसा लिया जो है उसके लिए लायबल नहीं है आपको लिए, ठीक है। या आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो ओवरऑल सारी कंट्री में इन जनरल रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। सो हेयर इसको हम बोलते हैं, ऐसे रिसिप्ट को वी कॉल टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे हम बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट की, और ये होता है हमारा टैक्स रेवेन्यू। सबसे पहले तो आपको वो चीज़ें जहाँ से आपके पास टैक्स के फॉर्म में पैसा आ रहा हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, इनकम टैक्स जैसी चीज़, या इनडायरेक्ट टैक्स हो, GST जैसी चीज़, ठीक है। ये आपका क्या है, टैक्स के फॉर्म में आने वाला पैसा, जिसके लिए गवर्नमेंट अपने पर्पज से यूज़ करेगी अकॉर्डिंगली। नाउ इसके अलावा नॉन टैक्स रिसिप्ट भी होते हैं गवर्नमेंट के पास, कई सारे सोर्सेज ऐसे जहाँ पर जो टैक्स नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की कमाई है, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपके ऊपर लगाए जाने वाला ट्रैफिक रूल वायलेशन के फाइन्स, फीस, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको फ़ीस देनी पड़ती है। ऐसी अगर आप लाइसेंस बनवाने चाहते हैं तो वहाँ कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। ऐसी कई सारी चीज़ें आप फ़ीस एंड फाइन्स जो है वो आप देते हैं। एंड फर्दर आपको और तरह की पेनल्टीज़ भी लगाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। एंड गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वहाँ से आने वाला प्रॉफिट, बिकॉज वो एक तरह से गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू सोर्स हुआ ना एसेट आपका कम हो रहा है, ना लाइबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जो इन फैक्ट्री से आने वाला प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट की जेब में आ रहा है। सो ये आपका, ये वी कॉल इट पार्ट ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। आई होप टैक्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट वाला पार्ट इजी होगा, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज ना लाइबिलिटी बढ़ रही है ना एसेट का में कोई कमी है, सब एज इट इज़ बना हुआ है, उसके ऊपर से आपके पास ये कमाई आ रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। क्लियर। नाउ अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर से अलग रखते हैं, बिकॉज ये वो खर्चे हैं जो हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। देखो, ब्रिज आप आज बना लेंगे, डैम आज बना लेंगे, मेट्रो आज बना लेंगे, और आगे बनने के बाद फिर आगे दोबारा इस पर खर्चा नहीं होगा, किसी और चीज़ पर होगा लेकिन इस पर नहीं होगा। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो चलते ही रहते हैं, ठीक है, जो हमेशा रहेंगे। जैसे आपने एम्प्लॉयर वर्कर रख लिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंट कर लिए, सैलरी हर महीने जानी है, ठीक है। एम्प्लॉय काम करे ना करे दैट इज़ अदर थिंग, बट सैलरी हर महीने जानी है, ठीक है। तो ये रिकरिंग आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो ये व्हाट इज these are your recurring expenditures. So these are incurred on routine basis and they are usual and normal day to day पर्पस के लिए खर्चे चलते रहेंगे, ठीक है। सैलरी के लिए बार बार गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके आपको एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती। अब आपको एक बार अपॉइंटमेंट हो गई है तो सैलरी आपको हर महीने मिलती रहेगी। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये रूटीन हो गया कि ये खर्चा तो पक्का है, ये तो हर बार होना है। तो गवर्नमेंट भी इसको अलग से नोट डाउन करती है ताकि उनको पता लग सके कौन से उनके डेली बेसिस पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं और कौन से एक्सपेंडिचर वो अलग से कुछ नया कुछ करने के लिए, कुछ नई वैल्यू जनरेट करने के लिए वो खर्च रहे हैं। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर रनिंग एक्सपेंसेस इसको आप कहते हो, वो आपके आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ऑलराइट। सो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे खर्च होने वाला पैसा एंड अदरवाइज ऑल सर्विसेज जो गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को मिलती है, जनता को मिलती है, सिटीजन्स को मिलती है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। एंड इसमें हम डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। चाहे वो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाते हुए सैलरी आप दे रहे हैं वो, या फिर अदरवाइज़ आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होता है, जैसे कि आप सैलरी या अदरवाइज़ किसी भी तरह का आप सिटीजन्स को वेलफेयर स्कीम के थ्रू बेनिफिट देना चाह रहे हैं, किसी भी और जैसे PM किसान स्कीम हमने कई बार डिस्कस किया उसको एग्जांपल के तौर पर, तो वो सारी आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सो सबसे पहली बात, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन कंजप्शन सिंग गुड एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट को भी अपना पूरा सिस्टम चलाने के लिए पैसा खर्चना है।
तो वो जो पैसा गवर्नमेंट खर्च रही है वो आपको, हम बोलते हैं उसे एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजप्शन पर्पस। तो गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं इसमें, जो गवर्नमेंट अपने खर्चने के लिए कर रही है। और ऐसे ही आपके चाहे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, हॉस्पिटल्स हों, इनको चलाने के लिए भी गवर्नमेंट का कुछ फिक्स खर्चा होता है, बिकॉज यहाँ पे स्टाफ की सैलरी रहेगी, इंस्टीट्यूशन के जो भी आपके एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे, फंड्स रहेंगे, वो आपके फिक्स रहते हैं। वो एज इट इज़ हर साल आपको फंड देते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे आपके इसमें कवर अप होते हैं। एंड ऐसे ही आप जो अपना स्टाफ है, चाहे डिफेंस का स्टाफ हो या सिविलियन स्टाफ हो, इनके ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंटरनल अफेयर्स, आप कई बार चीज़ें कुछ फिक्स एक्सपोर्ट्स भी होते हैं जिनके ऊपर आपके खर्चे होते हैं, प्लस आप इसके अपार्ट इंटरनल अफेयर्स के ऊपर भी कई चीज़ें खर्ची की जाती हैं, जैसे आपका होम अफेयर्स हो गया या होम डिपार्टमेंट हो गया, इसके भी कुछ खर्चे मेंटेन रहेंगे, तो ये भी आप खर्चते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आता है। इसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ फिक्स जो रेवेन्यू शेयर है वो देती है, तो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है, बिकॉज चाहे वो जीएसटी का शेयर हो या अदरवाइज, वो हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। एंड देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन द प्रीवियस ईयर। अब मैं आपको बता रहा था एक एग्जांपल जहाँ पे हमने गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का लोन लिया, अगर वो 100 करोड़ का पूरा लोन उतार देती है तो वो तो हमने देखा था उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज लायबिलिटी कम हो रही है। लेकिन अगर वो नहीं उतारती और सिर्फ उसके ऊपर जो 10 करोड़ का लोन 10 करोड़ का इंटरेस्ट बन गया सिर्फ वो उतारती है, तो क्या है, ये आपका आता ही रहेगा, ठीक है। जब तक आप प्रिंसिपल नहीं उतारेंगे आपका रिकरिंग इंटरेस्ट बनता रहेगा, हर साल आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा जितने भी परसेंट पे आपने लिया। तो ये जो रिकरिंग आपका फिनोमेना बन गया है विद रिस्पेक्ट टू द लोन द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, उसको भी हम इसमें रखते हैं, बिकॉज ये बार बार आने वाला है जब तक आप ये लोन उतार नहीं देते। तो इसको भी हम जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट रखते हैं। क्लियर, आई होप यहाँ पे सब बातें क्लियर होगी। कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, एंड अदरवाइज इन द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू द मेल आईडी ऑल्सो, तो वहाँ पर आप देख के वहाँ पर भी आपकी क्वेरी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ फर्दर लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिसिट्स। अब कुछ डेफिसिट्स हैं जो आपको न्यूज़ में भी रहते हैं और एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो बड़ा ध्यान से समझना है इस बात को, किस तरह के ये आपके डेफिसिट्स है। सबसे पहली बात रेवेन्यू डेफिसिट। अब जो पहले आपने समझा था बस उसी को प्लस माइनस करना और कुछ नहीं करना। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू वर्ड आ गया तो हमने रेवेन्यू वाली साइड देख लेनी है। तो हमने क्या देखा था, रेवेन्यू एक तो एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, ये बात हमने देखी थी। अब डेफिसिट कब होता है, किसी भी चीज़ में डेफिसिट कब होता है, डेफिसिट होता है कमी। और कमी कब होती है, जब आपके खर्चे ज़्यादा हो गए और आपकी कमाई कम हुई, ठीक है। तो इस करके हम खर्चे को पहले लिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आपके कई सारे, जैसे गवर्नमेंट ने सैलरीज वगैरह पे या फिर ऐसे ही और खर्चों पे बहुत पैसा लगा दिया, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को जो टैक्स से या फिर नॉन टैक्स से पैसा आया वो कम आया, सो फिर यह आपका जो क्या बनेगा, ये आपका आएगा रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर, बड़ा इजी है ना। नाउ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, अब ये क्या है, अभी रेवेन्यू डेफिसिट के आगे हम एक और चीज़ देखना चाह रहे हैं कि कई बार जैसे स्टेट गवर्नमेंट को आपने ग्रांट दिया, अब वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट आपका हर साल जा रहा है, जीएसटी का पैसा हर साल जा रहा है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को कभी किसी को टाइम पे मिलता है, किसी को लेट मिलता है, हमें पता है कि न्यूज़ में बहुत आता रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को बार बार गवर्नमेंट के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे भागना पड़ रहा है अपने इस हिस्से को लेने के लिए, बट अल्टीमेटली उनको मिल जाता है। और जब जीएसटी का पैसा उनको मिलता है तो वो कैसे यूज़ करेंगे उनके ऊपर है। हो सकता है वो उसे अगेन सैलरीज वगैरह देने के लिए पर्पस से यूज़ कर लें, तो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। लेकिन शायद ये पैसा वो एक और जगह भी यूज़ कर सकते हैं, वो कहाँ, कि वो इस पैसे से आगे चल के अपने एरिया में कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी कर लें, कोई नहर बना लें, कोई नया ब्रिज बना लें, या कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लगा लें। हाउसिंग प्रोजेक्ट बिकॉज वो भी एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है गवर्नमेंट की, बिकॉज अल्टीमेटली वो बाहर बेचते हैं फिर इसको, ठीक है। सो इस खर्चे को हम अलग करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या खो गया कि स्टेट गवर्नमेंट को तो आपने ग्रांट की फॉर्म में दिया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसे आगे कैपिटल क्रिएट करने के लिए यूज़ कर लिया, बिकॉज एसेट बन रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। तो इनको हम फिर इसमें से निकाल देते हैं ताकि हम देख सकें कि इफेक्टिवली आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, बिकॉज ये तो अगर इफेक्टिवली देखना चाहोगे तो आपको ये निकालना पड़ेगा ना जो क्रिएशन हुई है। यहाँ तो एसेट क्रिएट हो गया, हमें तो एसेट क्रिएशन चाहिए ही नहीं थी यहाँ पे,
ठीक है, हम तो ये लेके चल रहे थे कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट है, यहाँ तो कैपिटल क्रिएट हो गया। सो इसे हमें निकालना है, तो इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को बस इस तरह समझिएगा, चाहे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। जहां पर भी खर्चा हुआ, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरीज वगैरह पे खर्चा या कैपिटल एक्सपेंडिचर या आपने कोई भी नया एसेट क्रिएट करने पे खर्चा, वो टोटल एक्सपेंडिचर हम लिख लेंगे। बिकॉज पूरे महीने में आपके घर में क्या हुआ, चाहे आप चीज़ें लेके आए, चाहे आपने कहीं पर भी खर्चा उस पैसे को, एक फिक्स खर्च आपका घर से जितना पैसा निकला वो आपने टोटल एक्सपेंडिचर लिख लिया एक जगह पे। ठीक है कि टोटल इतना लिखा सब कुछ मिला के। अब वो खर्चा आपका ज़्यादा हो गया, किससे? आपकी कमाई के सोर्स से। तो जो भी कमाई के सोर्स थे आपने सब कुछ मिला लिया, टैक्स सोर्सेज, नॉन टैक्स रिसीप्ट, सब कुछ आपने मिला लिया है, लेकिन उसके बाद भी आपको पैसा कम पड़ रहा है। तो ये जो पैसा कम पड़ा आपका टोटल एक्सपेंडिचर करने के बाद, एंड जो हम आगे की प्रोडक्शन भी बना रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये बजट बन रहा है आगे के लिए। सो जो भी आप एक्सपेंडिचर का प्लान बना रहे हो वो अगर आपका ज़्यादा हो रहा है जो आप कमाई के साधन एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, और जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल आपको मिलने वाला है उससे, तो वो आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है आने वाले साल में, उसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। उसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। आने वाले साल में या हो चुका, लास्ट ईयर के बजट की बात करेंगे तो उसका फाइनल रिजल्ट अभी आपको कुछ समय में, महीनों में मिल जाता है। एंड उसमें क्या आता है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कमाई में आया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा खर्च दिया। तो बिना कमाई के कैसे खर्च दिया? ठीक है, अगर कमाई कम थी, पैसा था ही नहीं, तो आपने उसके ऊपर से खर्चे कैसे कर लिए? तो गवर्नमेंट कैसे करता है ये खर्चे? ये वो करते हैं बाय बोरोविंग, कि वो कहीं से बोरो कर लेते हैं। दिस इज योर बोरोविंग। तो बोरोविंग से आप ये काम कर जाते हैं। तो दिस इज, अब इसी बोरोविंग को हम आगे देखेंगे कि बोरोविंग किस तरह से आपका डेफिसिट का पार्ट बनती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्या है आपका फिस्कल डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर मान लो, सब कुछ इंक्लूड कर लो और उसमें से माइनस कर दो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और साथ में एक और चीज़ आप इसमें प्लस कर दीजिए, दैट इज़ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, की जहाँ से आपके पास नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब आपके पास वो सारी चीज़ें जहाँ से आपके पास किसी की लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुई है। ठीक है, तो इसमें आपका कई तरह की फीसेस, फाइन्स एंड ऑल सब कुछ इसमें क्रिएट हो जाएंगे। नाउ अब इसमें आगे चल के हम देखते हैं, बोरोविंग करनी है वो तो हम अभी देखेंगे बोरोविंग का कैसे इसमें हम इंक्लूजन करेंगे, बट उससे पहले एक और टर्म देख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड। वो टर्म है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, आपको इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, और इस पैसे के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? नेट बोरोविंग एट होम, कि आप लोकल जो आपके बैंक्स हैं वहाँ से आप पैसा ले लीजिए बैंक से, या फिर आप लोगों से, पब्लिक से पैसा उठा लीजिए इन द फॉर्म ऑफ वेरियस बॉन्ड्स एंड ऑल। ठीक है, ये भी आपके तरीके हैं। आरबीआई से आप पैसा उठा सकते हैं, बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड कर सकते हैं, आईएमएफ जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनसे आप पैसा ले लीजिए। ठीक है, एंड ऐसे ही आपके पास फर्दर जो भी डायरेक्टली बोरोविंग का फ्रॉम द पब्लिक, जिसमें हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी देखे। सो ये सारे आपके ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो अब पैसा कहाँ से उठाया? अभी जो पीछे हम देख रहे डेफिसिट हुआ, वो पैसा अब पूरा कैसे किया जाएगा? तो वो ये सोर्सेज से पूरा किया जाता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। नाउ एक लास्ट टर्म रह गया डेफिसिट में, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? यहाँ पे हम बस ये चीज़ देखना चाहते हैं कि आखिरकार मेरी गवर्नमेंट में मेरे की लिए गए स्टेप से कितना फ़र्क पड़ा है इस फिस्कल डेफिसिट पे। देखो, अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस इवेलुएट करनी चाहती है कि हमने कुछ अच्छी पॉलिसी बनाई, हम जीएसटी लेके आए, हमने टैक्स स्ट्रक्चर को इजी किया, हमने लोगों की इनकम बढ़ाई है तो रेवेन्यू बढ़ेगा, तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा, एंड बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये सारे हमारे एफर्ट थे, इसकी वजह से हमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, तो अब वो देखना चाहते हैं कि इस फिस्कल डेफिसिट में, ठीक है हमारे भी खर्चे ज़्यादा रहे, तो कमाई से ज़्यादा तो हम नहीं कर पा रहे, या कमाई से ज़्यादा हमारे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट मान लिया हमारा होगा, अभी होगा कि हम बहुत ज़्यादा कमा के अभी कमाई ऐड नहीं की है, और सिचुएशन भी पेंडेमिक की वजह से कुछ ख़राब हो गई है, गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चना पड़ रहा है, तो आपका फिस्कल डेफिसिट वैसे ही बढ़ेगा, बिकॉज जीएसटी की कलेक्शन कम होगी, फैक्ट्री पूरे साल बंद रही पिछली बार।
लोगों की एम्प्लॉयमेंट चलेगी तो टैक्स रेवेन्यू भी नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन खर्चे गवर्नमेंट के बढ़ गए, हॉस्पिटल में चाहे लोगों को फैसिलिटेट करने की बात हो, चाहे आपको वेरियस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट लोगों को जो पीडीएस के थ्रू अनाज देना हो, ठीक है, आपने गवर्नमेंट ने पूरे 1 साल से अनाज दे रही है, ठीक है, तो खर्चे और बढ़ गए। पहले आप कुछ लोगों को देते थे अनाज जो कि बीपीएल फैमिली थी, अब आपको बहुतों को देना पड़ रहा है जो कि अदरवाइज पहले खुद अफोर्ड कर लेते थे। तो खर्चे बढ़े, अर्निंग कम होगी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, मान लिया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट काफ़ी है, लेकिन एक बात बताओ कि हम एक और भी जो चीज़ पे कर रहे हैं इस पूरे फिस्कल डेफिसिट में, एक और भी चीज़ भी तो आ रही है जहाँ पे पैसा जा रहा है। वो क्या है? जो पिछली सरकारों ने लोन उठाया था उन सरकारों का लोन भी तो हम चुका रहे हैं। और चलो मान लेते हैं हम लोन नहीं चुका पा रहे बिकॉज उसको हम अलग रखना चाह रहे हैं, कैपिटल में नहीं आना चाहते, लेकिन उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसका ब्याज जो है वो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट तो हमारी पॉलिसी का तो कोई असर नहीं है उसकी वजह से। तो हम ये कैसे पता करें कि मेरी पॉलिसी की वजह से क्या इम्प्रूवमेंट आया या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और उनकी बनाई हुई पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट हमारी इस पूरे बजट के ऊपर पड़ रहा है। सो ये जानने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो उस इंटरेस्ट को माइनस कर देती हैं जो पहले के लोन्स पर वो दे रही होती हैं, जो वो पहले के लोन पर इंटरेस्ट दे रही होती हैं उसको वो माइनस कर देते हैं। तो ये ही आपका कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट, बिकॉज आप प्राइमरीली निकालना चाह रहे हो कि हम कितनी, हमारी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस कैसी है, हम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, और ये आप क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंस पर, कि प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो आपकी पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट उन पर क्या पड़ रहा है वो आप जानना चाह रहे हो। तो प्रीवियसली जो लोन अब पहले का है वो तो चलता ही रहेगा, तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है आपको देते ही रहना है, तो इसको माइनस करके हम देखते हैं। तो यही होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट क्या है, दैट इज़ कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, एंड व्हाट इज़ योर प्राइमरी डेफिसिट, जिसमें से आप फिस्कल डेफिसिट निकाल लिया, उसमें से फिर आपने इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो पहले के लोन पर उसको आप माइनस कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट का, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसमें। अब ये सारे डेफिसिट जो हैं गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्यों होते हैं, क्योंकि अगर इनको ठीक से मैनेज ना किया जाए तो आने वाली सरकारों को दिक्कत हो सकती है संभालने में। आज की सरकार तो अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए या वोट कमाने के लिए वो खर्च देगी, ठीक है, लेकिन आने वाले जो सरकार है वो लोन लेंगे और खर्च देंगे। उनको पता है कि हमने आज 5 साल सरकार चलानी है, आगे जो भी लोन है वो बाद में पे किया जाएगा, देख लेंगे, ठीक है, बिकॉज तब तक हमारी सरकार नहीं रहनी। अब गवर्नमेंट क्या करे कि जैसे कि अब क्यों पेट्रोलियम प्राइसेस पे अपने इतना रेट बढ़ने के बाद भी 100 रुपये का तेल हो गया, फिर भी वो क्यों नहीं इंटरवेन करके इसे कम कर रहे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन करेगी तो आखिरकार उसको अपना या तो टैक्स, जो उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है पेट्रोल पे या डीजल पे, वो कम करना पड़ेगा, या फिर खुद से इसमें अपना पैसा पंप करना पड़ेगा। तो यही 2 तरीके हैं एक सिटीज़न को राहत देने के। तो अगर दोनों में ही तरीकों में गवर्नमेंट के एक जगह पे अगर टैक्स कम करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, दूसरी तरफ जो है अगर गवर्नमेंट खुद से इसमें एफर्ट लगा ले प्राइसेस को कम करने के लिए या किसी और चीज़ों में, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वो बढ़ जाएंगे। सो नाउ इसे देखते हुए, ताकि गवर्नमेंट जो है वो एक डिसिप्लिन में रहे, उनके ऊपर एक कानून का एक स्ट्रक्चर छोड़ दिया गया कि आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर अंदर रखना है, इस चादर से बाहर पैर नहीं फैलाने, ठीक है, क्योंकि आज तो आप जो कर जाएंगे आने वाली सरकारों के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने 2003 में, स्पेसिफिकली अटल बिहारी गवर्नमेंट थी उस समय पर, आपका FRBM, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन जाए आपकी, कि फिस्कली आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह बिहेव करें, तो आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई एक बात, और दूसरा आपका जो बजट है उसको आप ठीक से मैनेज करें। इसके करके एक एक्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसको FRBM एक्ट 2003 भी बोला जाता है। तो दिस इज द पर्पस। तो इसने कुछ एक ऐसी लक्ष्मण रेखाएं खींच दी कि गवर्नमेंट को इसके बाहर नहीं जाना, इसके अंदर रहने की कोशिश करनी है। कैसे कैसी? पहली बात बोली कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है इसको आप कम करने की कोशिश कीजिए। कितना?
ये या तो 0.5% रहे आपकी जीडीपी का या इससे भी कम हो, और धीरे धीरे आपने कोशिश करनी है कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट तो है वो ज़ीरो ही हो जाए। 2009 का टारगेट था, देखो टाइम आके निकल गया लेकिन अचीव नहीं कर पाए, तो इसको गवर्नमेंट फिर से रिव्यू करवाएगी, इस एक्ट को भी हम बात करेंगे। बट आपको कई बार एग्जाम में आ जाते हैं इसके ये नंबर्स भी, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। गवर्नमेंट का टारगेट क्या था, फिस्कल डेफिसिट को ज़ीरो करना है बाय 2009, या फिर 0.5 से हर साल इसको कम करते रहना है। दूसरी बात, फिस्कल डेफिसिट को भी रिड्यूस करना है बाय 0.3% और मोर एवरी ईयर, इसको रिड्यूस करते जाना है। जीडीपी का 0.3% के रेट पर रिड्यूस करना है। 2004-05 से शुरू करना था ये, एंड इसको 3% पे लेके आना था बाय 2009। ये भी नहीं हो पाया, बट ये टारगेट रखा गया था कि 3% पर हम रेवेन्यू डेफिसिट को ले आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। 3% किसका, जीडीपी का। नाउ इसके अलावा बोला गया कि आरबीआई, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट मुश्किल में फंसती है तो सबसे पहले बच्चे को माँ और गवर्नमेंट को आरबीआई याद आता है। तो गवर्नमेंट को बोला गया कि आपने आरबीआई को अब याद नहीं करना है, ठीक है, आपने आरबीआई को याद नहीं करना है, बिकॉज गवर्नमेंट को जब भी पैसे कम पड़ते थे तो वो एक सर्टिफिकेट निकाल देते थे ऐसे करके कि ये एक सर्टिफिकेट है और हम आपको 10 साल के बाद ये 100 करोड़ का सर्टिफिकेट आप ले लो, और 10 साल के बाद ये 100 करोड़ हम आपको जो है दे देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं लगा, बस एक पेज पे प्रिंट कर लिखना था और नीचे साइन करने थे और दे दिया, ठीक है। लेकिन आरबीआई को जो आप ये सर्टिफिकेट देते हो, बिकॉज आरबीआई आपसे सबसे पहले, आप आरबीआई के पास लेके हमने सर्टिफिकेट बनाया, हमसे सर्टिफिकेट ले लीजिए, 10 साल के बाद आपको 100 करोड़ हम वापस कर देंगे। अब आरबीआई भी है तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो दे नीड टू अडेयर टू देयर दीज रिक्वायरमेंट्स। लेकिन एफआरबीएम एक्ट ने बोला कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आखिरकार आरबीआई के पास जो पैसा है, उस पैसे की कमी उसके पास आ जाएगी, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक से या सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक से परफॉर्म नहीं करती तो ये 100 करोड़ भी डूब जाएगा, ठीक है। तो बोला कि सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है ये आरबीआई को सबसे सामने नहीं आना सबसे पहले, ठीक है। लेट द पब्लिक परचेज, अगर गवर्नमेंट अगर पब्लिक परचेज करना चाहे, बैंक से परचेज करना चाहे तो करे, आरबीआई को सीधा इन्वॉल्व नहीं होना, बिकॉज आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, उसको सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, बिकॉज अगर सिचुएशन फंसेगी तो आप पीछे से बचाने के लिए होने चाहिए। अगर आप खुद से को ही फंसा लेंगे तो आप आगे चल के कैसे किसी और को बचा पाएंगे। तो आरबीआई को बोला इससे दूर रहना है, आप प्राइमरली जो है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज नहीं करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप नहीं जाएंगे। देन नेक्स्ट, इसके अलावा बोला कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट्स निकालते रहना होगा कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑन ऑल दीज क्राइटेरियाज, कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनको ईयरली बेसिस पे पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते रहना होगा कि वो इन सभी एरियाज़ में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो कई सारी रिपोर्ट्स की बात की गई कि ये रिपोर्ट्स आपको रिलीज़ करनी है, और कुछ स्पेसिफिक डेटा की बात की गई कि आपको ये डेटा रिलीज़ करने हैं। कैसे कैसे डेटा, फिस्कल डेफिसिट का डेटा, रेवेन्यू डेफिसिट का डेटा, ठीक है, एंड ऐसे ही रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू की कितनी कलेक्शन हुई उसका डेटा, एंड देन यू हैव टोटल आउटस्टैंडिंग या लाइबिलिटीज़ कितनी है आपकी, वो उसका डेटा आप रिलीज़ करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इन नंबर्स को, इन डेटास को, किन कौन से डेटा इन्फॉर्म मांगे गए हैं। एंड इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिपोर्ट भी निकालेगी जिसमें 3 तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए, ताकि सबको पता लगे कि गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, कि ठीक परफॉर्म कर रही है अपने सारे इंडिकेटर्स पे या नहीं, ठीक है, ताकि आरबीआई को भी नज़र रहे और जो अपोजिशन उसको भी पता रहे, और वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सके कि आप ठीक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हो, आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया था एफआरबीएम के अंदर, आप उसके बाहर जा रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को 3 डेटा निकालने हैं, दैट इज़ मिनिमम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट विद अलॉन्ग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आपके बजट को ही, जिसे हम बजट बोलते हैं आम लैंग्वेज में, उसी को ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 112 के अंदर आता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। आर्टिकल 112 क्या डील करता है, दैट इज़ योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है कई बार। सो जस्ट रीड अबाउट द अदर 2 पॉइंट्स हेयर। बस एक बात बोली इस एफआरबीएम एक्ट में कि कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि शायद आप हैंडल ना कर सकें, टारगेट को अचीव ना कर सके, जैसे पेंडेमिक, लास्ट ईयर पेंडेमिक आया, ठीक है, कोई क्लाइमेट ही आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लडिंग हो जाती है, कई सारी सिचुएशन नेशनल लेवल पे जब आपको इम्पैक्ट हो जाए, तब आपको हम छूट देंगे कि ये जो नंबर्स हैं इनको अप्लाई करने में तब ही आपको छूट होगी। इसके अलावा कुछ भी हो जाए,
आपको जो रास्ता दिखाया गया उस रास्ते पे चलना है, जो टारगेट बताए गए उन टारगेट को आपको अचीव करना है, ठीक है। ये तो थी FRBM एक्ट 2003 की बात, जिसने कोशिश की गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन में चलाने के लिए। गवर्नमेंट किसी भी सरकार की हो सकती है, लेकिन नेशनल जो वेल्थ है उसको और नेशनल इकोनॉमी को हमें सुचारू ढंग से चलाए रखना है, तो इसलिए एक डायरेक्शन, एक रास्ता तय किया गया बाय दीज थिंग्स। और उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए कि अगर नेशनल क्लाइमेटी आती है या फिर नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है, फिर आपको हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देंगे। आइए देख लेते हैं इस पर अब काम कितना हुआ, अभी क्या सिचुएशन, ठीक है। ये डेटा आ जाते हैं, रिसेंट डेटा आपने देखना है। मैं आपको जो प्रोजेक्टेड एस्टिमेशंस हैं वो दिखा रहा हूँ। जैसे 2020 का जो एस्टिमेट है वो क्या कह रहा है कि द फिजिकल डेफिसिट विल बी अराउंड 3.5। हमने देखा था इसको 3% पे लाने की कोशिश है ऑफ योर FRBM एक्ट। फिर रेवेन्यू डेफिसिट आज भी आपका 2.7 बना हुआ है, इसको 0% लेके आने की कोशिश थी 2009 तक ही, जो कि नहीं हुआ है। देन ऐसे आपके प्राइमरी डेफिसिट दैट इज 0.4% का प्राइमरी डेफिसिट है आपका। एंड इन अ सिमिलर वे यू हैव अदर डेटास। तो रीसेंट डेटा ये वाला आपको याद होना चाहिए कि अभी फिजिकल डेफिसिट अभी कितना है, लास्ट ईयर का फिजिकल डेफिसिट कितना रहा, एंड दिस इज़ द प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स। अभी आपके अदरवाइज एस्टिमेट्स भी अपडेट कर लेना जैसे ही आते हैं, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट कितना रहा लास्ट ईयर, रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा, और कैपिटल आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना रहा। ये 3 नंबर आपको याद करने हैं। इसको अपडेट कर लेना करंट अफेयर से जैसे ही आते हैं। और नेक्स्ट ईयर की क्या प्रोजेक्शंस हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। दीज आर द नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, बट गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस किए हैं एंड आगे भी कर सकते हैं, जस्ट लुक आफ्टर देम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने करके देख लिया। 2003 में आया ये एक्ट, 2004-05 से अप्लाई होना था, 2009 तक इन सब प्रोविजंस को हमने सक्सेसफुली अप्लाई कर देना था और टारगेट को अचीव करना था, नहीं हो पाया। अब सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि हमने एफर्ट लगा लिया, नहीं हो रहा हमसे, आप या तो इसको रिव्यू करो इन टारगेट्स को, या फिर हमें बताओ कि कैसे करें, ठीक है। तो ये करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर एक नई कमेटी बना दी जिसका नाम है NK सिंह कमेटी, जिसका नाम था NK सिंह कमेटी। एग्ज़ाम में आपको कई बार आ चुका है ये, और कई बार और भी आ सकता है, तो याद रखिएगा NK सिंह कमेटी किस लिए बनी थी, दैट इज़ फॉर योर FRBM एक्ट को फिर से रिव्यू करने के पर्पज़ से बनाई गई थी। सो दीज आर द मेन, और इसमें क्या क्या मेन जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं वो क्या है। पहली बात बोले कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना जो डेफिसिट है वो रिड्यूस करना है, या फिर बोरोविंग जो है डेट डेट जो है गवर्नमेंट जो कर्ज लेती है वो टोटल में स्टेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को 40% और 20% जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया कि आप इतना इतना जो है लोन की फॉर्म में या गवर्नमेंट बोरोविंग की फॉर्म में उठा सकते हो बाहर से पैसा, इसके बाहर मत जाइए, ये टारगेट आपको लेके चलना है। देन अकॉर्डिंगली देयर वर वेरियस अदर डेटास विच वर बीन टारगेटेड। सो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है इन्होंने 2023 तक रखा है कि 2.5 लेके आना है, ठीक है। एंड रेवेन्यू डेफिसिट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया बिकॉज अचीव नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने बोला 0.0 छोड़ो, आप 0 नहीं हो रहा आपसे, कोई बात नहीं, 2023 तक आप 0.8 कर दो, वो बड़ी बात होगी, ठीक है। तो ये भी अभी हमें होता नहीं दिख रहा बिकॉज पेंडेमिक ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। इसी तरह से इन्होंने भी एक्सेप्शंस रखे, इन्होंने भी नाम दिया इसको एस्केप क्लॉजेस। एस्केप क्लॉजेस क्यों एस्केप करना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप इन टारगेट्स को अचीव ना कर पाएँ तो कैसी सिचुएशन हो सकती है, कंट्री में वॉर छिड़ गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस है या आउटसाइड एग्रेशन है, ठीक है। या फिर इसी तरह से आपके पास प्रॉब्लम कैसी आ गई कि पेंडेमिक जैसी, कोरोना पेंडेमिक पूरे कंट्री को नेशन वाइड इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है देन यू आर गिविंग द रिलैक्सेशन, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं, अदरवाइज आपको अचीव करना है। तो ये एक बार रिव्यू कर लीजिएगा PPT PDF से। PPT PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नाउ कुछ छोटे छोटे से टर्म और डिस्कस करते देन हमारा ये सेशन आज का कवर अप हो जाएगा। पहली बात, फिस्कल स्टिमुलस, लास्ट ईयर से ये वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, जब गवर्नमेंट्स को ये दिख जाए कि जो मार्केट फोर्सेस है डिमांड और सप्लाई वाली, जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये खुद से इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है कि ये मार्केट की डिमांड पूरी कर सकें या इकोनॉमी को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर रख सके, कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू बनी रहे या फिर एटलीस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होती रहे। अगर उससे नहीं हो पा रहा मार्केट से, तब गवर्नमेंट को बीच में इसमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि
इस मोमेंटम को, इकोनॉमिक ग्रोथ के मोमेंटम को बना सकें। क्यों प्रॉब्लम आती है? जैसे आपके पास क्या होता है, अभी प्राइवेट सेक्टर कब इन्वेस्ट करता है? जब उसको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है, प्रॉफिट दिखेगा। और प्रॉफिट कब दिखेगा? जब उसको डिमांड दिखेगी, ठीक है। अब डिमांड कब होती है? जब लोग पैसा खर्चने को तैयार हो, एक्सपेंडिचर करने को तैयार हो। एक्सपेंडिचर वो कब करते हैं? जब उनके पास पैसा आने की उनको गुंजाइश दिख रही हो कि कहीं से वो पैसा कमाएंगे, ठीक है। और वो पैसा कमाएंगे कब? जब उनको जहाँ भी वो नौकरी कर रहे हैं वहाँ से उनको इनकम सोर्स जो है वो मिले, ठीक है। अब ये पूरा सर्कल एक बन जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन। पेंडेमिक में ऑलरेडी लोगों की डिमांड उन्होंने कम कर दी, बिकॉज घर में बैठे थे सबके सब, ठीक है। और दूसरी बात, उनके पास इनकम भी कम हो चुकी थी। इनकम कम कैसे हुई? क्योंकि सैलरीज नहीं आई, ठीक है। या फिर उनको ये डर है पता नहीं आगे आएगी कि नहीं आएगी, तो अपनी सेविंग अभी बचाएं, खर्चें पैसे को, तो अच्छा है। तो उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेंडिचर कम कर दिया। अब इनकम कम हुई, नौकरी नहीं है या नौकरी चली गई या फिर आगे डर है नौकरी बनी रहेगी कि नहीं, तो इसकी वजह से उन्होंने एक्सपेंडिचर कम कर दिया। एक्सपेंडिचर कम किया तो डिमांड कम हो गई मार्केट में। डिमांड कम हो गई मार्केट में, तो फिर जो प्रोड्यूसर है उसको अब प्रॉफिट नहीं दिख रहा नया सामान बनाने में। अब नया सामान बनाने में प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो प्राइवेट फैक्ट्री ने भी अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, इस पर ताला लगा दिया। तो लास्ट ईयर से हम यही सिचुएशन देख रहे हैं कि आपकी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है, एंड फाइनली जो नया इन्वेस्टमेंट है, फैक्ट्री ना कोई नई फैक्ट्री लग रही है ना अदरवाइज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन जनरल बता रहा हूँ, कुछ सेक्टर्स अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब जाके थोड़ा सा हम देखते हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। अदरवाइज तो वहाँ पे ये सिचुएशन थी कि डिमांड नहीं है तो फिर सप्लाई भी नहीं होगी, एंड सप्लाई करने का जो तरीका है फैक्ट्रीज फिर बंद रहेंगी। तो ये सर्कल चल रहा है। अब यहाँ पे केन्जियन थ्योरी एक आती है, जहाँ पे जॉन केन्स क्या बोलते हैं कि ही सेज कि गवर्नमेंट्स को अगर इसमें इंटरवेन करना चाहिए। कैसे? कि गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे बढ़ा ले या खुद का एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दे। किसमें? जैसे कि कहाँ पे कर सकते हैं कि आप रोड बना लीजिए, आप रोड बना लो, आप एयरपोर्ट बना लो, आप ब्रिजेस बना लो, और इससे क्या होगा, आप लोगों को काम दे पाएंगे। अब लोगों को काम मिलेगा तो उनको इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो खर्चेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज को भी प्रॉफिट दिखेगा, वो नया सामान बनाएंगे, वो नया सामान बनाएंगे तो फिर से काम चल पड़ेगा सबका, ठीक है। कि प्राइवेट सेक्टर का काम चल पड़ा अब कि मार्केट में डिमांड आ गई और वो भी नया चीज़ें बनाना और नई फैक्ट्रीज लगाना और नया एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करेंगे। अब ये नया एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करेंगे तो इनकम का नया सोर्स जनरेट होगा और फिर ये आपका सर्कल जो है फिर चल पड़ेगा। तो यही है आपकी केन्जियन थ्योरी, जो इस बात पे बेस्ड है कि गवर्नमेंट इंटरवेन करे। अब गवर्नमेंट इंटरवेन करे या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो हम इसे क्या बोलेंगे? दैट इज योर कॉल्ड, दैट इज इट कैन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट कैन बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों तरह के खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। चाहे आप गवर्नमेंट नया सामान बना रही है, नए एसेट क्रिएट कर रही है वो, या फिर इन जनरल लोगों को डायरेक्टली उनके हाथ में पैसा दे रही है बाय ट्रांसफरिंग इनटू देयर अकाउंट, जैसे जनधन अकाउंट हो गया या पीएम किसान स्कीम हो गई, उस तरह से। तो जब गवर्नमेंट ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाए, तो हमें पता है इससे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू है वो कम हो जाता है, या फिर उनके पास जो रिसोर्स ऑफ मनी है वो कम हो जाता है। लेकिन अदरवाइज इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया, ये है आपकी आत्मनिर्भर भारत स्कीम या आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, ठीक है। यही है आपका, इसी को बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस, कि जहाँ पे आप प्राइवेट कंपनीज हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, सिटीजन्स हो गए, वर्कर हो गए, लेबर हो गए, सबको आप किसी तरह से अपनी तरफ से पैसा पुश करके इस सर्कल को चलाना चाह रहे हो। तो ये जब आप इस सर्कल को चलाने के लिए गवर्नमेंट खुद से एक्सपेंडिचर करती है, वहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट अपना कंजप्शन इंक्रीज कर ले एंड ट्रांसफर ऑफ या फिर लोअरिंग ऑफ टैक्सेस कर दे, इसी को हम फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं। एंड दिस इज योर केन्जियन आइडिया, क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट, इससे क्लियर हो गया तो नेक्स्ट आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? जहां पर आपको पैसे की कमी पड़ी, फिस्कल डेफिसिट हुआ था। अब इस कमी को पूरा करने के लिए
या तो आप बोरोइंग कर रहे हो, पैसा उठा रहे हो, या फिर आप नया फंड जो है वो क्रिएट करें इन द फॉर्म ऑफ कि आपने पैसा ही जनरेट करना शुरू कर दिया, या फिर जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, आप बॉन्ड्स बना के मार्केट में फ्लोट कर देते हो, या फिर आप लोन ले लेते हो। ठीक है, तो ये क्या है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पैसा पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये फाइनेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हो आप इस डेफिसिट को, इसी को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्लियर? नाउ लास्ट सम, दैट इज मोनेटाइज डेट। मोनेटाइज डेट में आप क्या करते हो, आपके पास बड़ा ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, बस गवर्नमेंट को अपनी प्रिंटिंग मशीन में जहाँ पे 1000 नोट बन रहे थे वहाँ पे 10,000 नोट छापने शुरू कर देने, और बाकी सारे खर्चे वो इसी से पूरे कर लेंगे। ठीक है, अब जहाँ पे आपके पास पैसे की कमी थी ना, पैसा पैसा क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए पैसा क्या है, मशीन लगाओ और छाप लो। ठीक है, तो दिस इज़ योर, आपको जो, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है। गवर्नमेंट के पास ये लास्ट ऑप्शन होता है टू एज अ सोर्स ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर पैसा और छापना शुरू कर देगी और इस पैसे को यूज़ करेगी बाहर मार्केट में, फ्लो ऑफ इनकम में अगर ऐड कर देगी, जो हमने पहले डिस्कस किया था, इंजेक्ट कर देगी अपने एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाएगा। और लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में चीज़ें भी उतनी बन चुकी हैं, चीज़ें नहीं बनी, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया, तो ये क्या होता है, एक इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन, मतलब मोर मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। तो लोगों के पास पैसा आ गया गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, लेकिन उस हिसाब से मार्केट में जो कंडीशंस है वो नहीं बनी है, ना चीज़ों की सप्लाई इतनी हुई है, ना मटेरियल इतना बना है, ना अदरवाइज, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। इस करके गवर्नमेंट इसको यूज़ करने से बचती है और बहुत रेयरली यूज़ करके पैसा जो है छापती है। तो दिस इज, अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मोनेटाइजिंग डेट। ठीक है, ये है आपका मोनेटाइजिंग डेट। ठीक है, मोनेटाइजिंग डेफिसिट। ठीक है, तो ये थे आपके सारे आज के पॉइंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम, टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास और कैसे गवर्नमेंट इसे यूज़ करती है, कैसे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, जीएसटी क्या है, ठीक है, इनकम टैक्स में अभी क्या सिचुएशंस हैं, ये सारी हम बात करेंगे, बिकॉज ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक होगा फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे आज के टॉपिक्स, हमने ये सारे पार्ट्स कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो पार्ट करेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट द योर रेवेन्यू सोर्स एंड नॉन रेवेन्यू सोर्सेज। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।